देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर जनता अपनी आवाज बुलंद करती है हर मुद्दे को लेकर के, साथ ही साथ खास मेहमान भी अपनी राय रखते हैं। और आज का मुद्दा ज्वलनशील मुद्दा है। संजय सिंह के बाद से अमानतुल्लाह खां के घर पर रेड चल रही है। आखिर कितने भ्रष्टाचारी सबसे ईमानदार पार्टी से, आज सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। इसी पर करेंगे जनता से बात, लेंगे खास मेहमानों की राय, क्योंकि खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूं। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है आलोक वत्स जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। योगेश सोनी जी मौजूद रहेंगे। संजय मिश्रा जी मौजूद रहेंगे। राहुल तालान जी भी मौजूद रहने वाले हैं। और राहुल तालान के साथ ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। राहुल जी, संजय सिंह के बाद से अब अमानतुल्लाह खां के घर पर रेड पड़ी है, क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, ये इस सरकार का जो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। अगर जो आप करप्शन करेंगे तो आपकी नपाई हो सकती है, आपको जेल में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे बड़े ईमानदार बनते थे, दुनिया पे आरोप लगाते थे, कागज दिखाते थे, अब अपनों के कागज नहीं दिखा रहे हैं। अपनों के पता नहीं कागज कहाँ गए उनको और अब उनको सफाई देते घूम रहे हैं कि नहीं, उनको तो फंसाया जा रहा है। पॉलिटिकली वेंडेटा है ये जो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, वो एक तरीके से ना वो उनके दोहरे चरित्र को दिखाती हैं ये सारी चीजें, कि अपने अगर जो करप्शन करें तो उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दो, बाकी जब आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे थे हर किसी पे आप आरोप लगाते हुए घूम रहे थे। जो बदलाव की पॉलिटिक्स की बात करते हुए आए थे वो खुद बदल गए और पॉलिटिकली करप्शन में आकंठ तक डूबे हुए हैं। तो उनको इस देश की जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए कि भाई जो बदलाव की राजनीति करने आए थे खुद क्यों बदल गए, भ्रष्टाचार में क्यों डूबे हुए हो। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है संजीव जी, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे ईमानदार पार्टी में आखिर कितने दागदार हैं? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के ऊपर जो बयान दिया है, साफ साफ पूछा है कि भाई बताइए प्रमाण कहाँ हैं, मनीष सिसोदिया को आपने ऐसे उठाकर कैसे बंद कर रखे हैं, इस चीजों को बताइए। जनता के प्रति जो भाव पैदा करना है वो बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक ऐसी सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सजायाफ्ता हो चुके हैं, वो भी ताबूत घोटाले में, ये पूरा देश जानता है। इसलिए ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो एक आम आदमी जो एकदम विपरीत, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग एक राजनीति लेकर के देश में आई, जो दिल्ली में करके दिखाया, जो पंजाब में कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि भैया इन्हें भी बदल के बदनाम करके और अपने कोटे में कर लो। और जिस तरह से इन्होंने अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया, आप देखिए उनको, आपका एक को मुख्यमंत्री बना दिया, एक को मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो ये चाहते ऐसे है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, प्रधानमंत्री जी शाम को आरोप लगाते हैं और सुबह में उनके नेता लोग जाके गलबहियां कर लेते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है बीजेपी पर सवाल उठाने हैं उठाइए, कांग्रेस पर सवाल उठाने हैं, किसी भी पार्टी पर सवाल उठाने किसी को भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से मीडिया को कटघरे में खड़े करना सही है? क्योंकि हम तो हर खबर दिखाते हैं। देखिए क्या होता है कि आपकी सोच पे आधारित होता है कि आप कौन से पार्टी को पसंद करते हैं। अगर उसके पक्ष की बात है तो वो चैनल अच्छा हो गया। सपोज दैट मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ, अगर उसके पक्ष की कोई बात है तो मैं स्वीकार करूंगा। तो मीडिया को वर्गीकरण लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया। अब एक चीज, एक घटनाक्रम को दो चैनल अलग अलग से दिखा रहे हैं तो अलग अलग टेस्ट की बात हो गई। अभी आपने अमानतुल्लाह की जैसे बात करी, देखिए उसमें वो वक्फ बोर्ड की जमीन का मैटर है, उसके अंदर जो नियुक्तियां हुई है वो स्पष्ट दिख रही है। इसमें कोई वाली बात नहीं है कि इसमें घेरने वाली बात है। जो लोग वहां पर नियुक्त हैं उनके पास वो जा रहे हैं, उनके पास वो बातचीत कर रहे हैं, तो इस आधार पे उन्होंने ईडी को उठाया। मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो मीडिया वाली बात जो मेरे साथी मित्र ने कही, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले तमाम बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी मीडिया संस्थान बहुत
ईमानदारी से, मेहनत से काम करता है, क्योंकि आपके पक्षपात की जो सोच है वो अपने ऊपर डिपेंड कर गई है और लोगों ने चैनलों को भी अपने हिसाब से, अखबारों को भी अपने हिसाब से बांट दिया है। और इस घटनाक्रम को लेके हुए जो भारत में आज स्थिति बनी हुई है और जो सोच पैदा हो रही है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को सजग होकर तरीके से और ईमानदारी से सोचने और समझने की जरूरत है। कुछ अगर चैनल या कोई ऐसा कोई काम करता तो वो एक आधा ही कोई हो सकता है, लेकिन पूरे मीडिया संस्थान को, और क्योंकि चौथा स्तंभ है, इस पे इस तरीके का लालछन लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है आसिफ साहब, अमानतुल्लाह के मामले में इससे पहले एसीबी ने कार्रवाई की थी, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है। मैं मानती हूं कि आप लोग आरोप लगाते हैं, ठीक है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन कुछ तो तर्क ईडी के पास भी होंगे, एसीबी के पास भी होंगे, तभी ये कार्रवाई हो रही है। 14 के अंदर जब बदलाव हुआ देश के अंदर, तो नरेंद्र मोदी जी चुना गया। चुनने के बाद में जो पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट जाने के बाद उन्होंने कहा भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कार्रवाई बनेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। शायद अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी नहीं बनी है जहां पे कानूनी कार्रवाई हो जाए। जब सीबीआई का इस्तेमाल होता था, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा सीबीआई का इस्तेमाल ऐसे नहीं होगा, हम अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। ईडी कार्रवाई करती है पैसे के लेन देन को लेकर। आज हर जगह ईडी कूद रही है, जब पैसे का लेन देन नहीं है वहां भी ईडी जाती है। जिस तरीके मनोज सिसोदिया के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की पिछले हफ्ते, तो ये कहा पैसे का लेन देन कहाँ है बताइए आप। तो हमारे सरकारी वकील साहब ने कहा आम आदमी पार्टी, आप पार्टी को पार्टी बनाइए ना, एक आदमी को पार्टी कैसे बना दिया आपने, आप कोई साबित नहीं कर पाए। जिनके आप कह रहे हैं, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब किया जा रहा है, जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी के ऊपर ही एक्शन हो रहा है, पक्ष के नेताओं के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मामला तो कोर्ट भी पहुंचा है, तो फिर वो नेता फौरन आजाद क्यों नहीं हो जाते हैं? जो 9 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की ईडी ने, एनसीपी के, वो तमाम 9 के 9 नेता अजीत पवार के साथ जाके भाजपा में शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद में कोई नोटिस उनको नहीं किया, क्यों नहीं बुलाया जा रहा। यही तो कहने का तात्पर्य है किस तरीके से ईडी कार्रवाई करती है। ईडी सिर्फ पॉलिटिकली पार्टी बन चुकी है भाजपा के लिए। तो समझना चाह रही हूँ कि मामले तो कोर्ट भी पहुंच रहे हैं, फिर उन नेताओं को जिनको लिया जा रहा है कब्जे में, आजादी क्यों नहीं मिल जाती है फौरन के फौरन? मैं फौरन बता रहा हूं, किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में टिप्पणी की है, क्या हाई कोर्ट सेशन को यह पूछना नहीं चाहिए था पैसा कहाँ है? क्योंकि ये जब हाई प्रोफाइल मामले बन जाते हैं मीडिया के द्वारा, तो जज भी छोटे लेवल के जज हैं सेशन के अंदर, हाई कोर्ट के घबराने लगते हैं बयान बेल देने के अंदर, सवाल करने के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, जब जाके आवाज उठती है, और सुप्रीम कोर्ट हर मामले के अंदर सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है आलोक जी, क्या वाकई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? सरकार अपने से जुड़े किसी भी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस किसी ने भी देश का पैसा अपने खाते में किया है, हम पाताल से भी उसको खोद के ले आएंगे, लेकिन हम उनको बख्शेंगे नहीं। ये तो एकदम क्लियर है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कुछ नहीं है केजरीवाल के, ये कुछ नहीं है सिसोदिया के खिलाफ। एक मिनट, तो 3 बार से उसका 3 बार से बेल क्यों रिजेक्ट कर देती है? उसका बेल 3 बार से रिजेक्ट क्यों कर देती है वही कोर्ट ने बोला या नहीं बोला, बोलिए। और दूसरी बात, जी लेकिन आ रही हूँ आप लोग के पास क्वेश्चन। अगर वाकई सही है सब कुछ और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दाग नहीं है, तो आजादी उनको क्यों नहीं मिल पा रही? बिल्कुल उसी पे आज ईडी जिस तरीके से गुमराह कर रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों के जज ने साफ साफ बोला है, वो तो डिटेल्स में हमसे बेहतर आपको मालूम है और आपको बताना चाहिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई ये बताइए कि मनीष सिसोदिया के पास लेन देन कहाँ है, अजर आप प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं इस चीज का? और ईडी बस कोई जवाब नहीं दिया उस दिन। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का पीएमओ बताएगा उन्हें ईडी को कि अब अगली बार ये जवाब दे दो। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको सिर्फ एक चीज आता है, इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को, धर्म की राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी की अभी धर्म की राजनीति को देश बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2024 में इनका विदाई तय है, इसलिए घबरा करके ये चाहते हैं जितने भी नेता हैं विपक्ष के उनको रेड करवा दो। ये देश देख रहा है, देते हैं। इसका भी जवाब देश को देना चाहिए। इसका भी जवाब ले लेंगे अभी आलोक जी से। आलोक जी आ रही हूँ, जनता बेसब्र हो रही है, यहाँ पर जनता कुछ कहना चाह रही है, बोलिए दादा सबसे पहले। हाँ, अभी भाई साहब ने आपका बात बताया। आप जो है पहले तो आतंकवाद का सहारा लेता है, दूसरी चीज़
आतंकवाद को बढ़ावा देने में कांग्रेस तो 1 नंबर है ही है, 2 नंबर में आपका भी अंदर समझौता है और फर्जी वाला। जहाँ तक उसका जो ईडी पूछताछ कर रही है, वो तो पहले भी जब ट्रंप जब आए थे तो उसने इस तरह का बलवा करवा दिया, जिसमें उसकी जांच चल रही है और जांच में वह जो है क्या नाम है उसका अमानतुल्लाह संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान जो है वो आतंकवादी है। इसलिए कि वो जो झगड़ा जो कराया हमारे देश मोहम्मदन और हम लोग के साथ जो है भेदभाव जो करवाया, वो अमानतुल्लाह खान की देन है। इस प्रकार की बातों का कोई तथ्य भी होना चाहिए दादा। मैम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आम आदमी पार्टी की बात चल रही है कि देखो ये जो जब ये पार्टी आई थी, ये किससे आई थी? ये जनता के द्वारा ली गई ये पार्टी है, ठीक है। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी जो आएगी जन लोकपाल बिल लेकर आएगी। अन्ना जी को इन्होंने साइड कर दिया और ये अपनी पार्टी बनाने आ गए, ठीक है। इन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं। इन्होंने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी, जनता को इन्होंने फ्री के वादों में लुभाया, फ्री के वादों में बिजली के ऊपर लुभाया। इन्होंने ऐसी मीटिंगें रखी अपने उसके अंदर कमरे के अंदर कि जनता को हम कैसे 140 करोड़ लोगों को टोपी पहना सके। ये टोपी पहनाने का काम नहीं है तो क्या काम है ये बताओ आप। ये एक के साथ एक फ्री दी। मंदिर, एक मिनट भाई साहब, मंदिर गुरुद्वारे बंद थे कोरोना में, मेरी बात सुनिए, मंदिर गुरुद्वारे बंद थे कोरोना में, शराब के ठेके खुले रहे, एक के साथ एक दारू बोतल करी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों की उस टाइम जान है ना हथेली पे आई हुई थी। उस तरफ मंदिर गुरुद्वारे बंद थे और शराब के ठेके खुले हुए थे। ये आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, ये सवाल तो हर कोई पूछेगा। और ये जो एक पर एक बॉटल फ्री मिल रही थी राहुल जी, ये तो दिल्ली को मशहूर कर गई इसी बात से। दोनों ने जो भी यहाँ कांग्रेस और आपको डिफेंड करने के लिए बैठे, पहली बात तो फैक्चुअली गलत बोले। अगर जो कोई आरोप साबित नहीं होते या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सत्येंद्र जैन का नहीं होता, मनीष सिसोदिया का नहीं होता, तो कोर्ट अब तक उनको रिलीज कर चुका होता, उनको जमानत मिल चुकी होती। अभी तक जमानत नहीं मिली है तो इसका मतलब ये फुल इन्वॉल्वमेंट है। बात जहां की बात थी वो थी कि आपका पहले स्टैब्लिश करिए कि आपको पैसा गया है या नहीं गया है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि जो भी एजेंसी हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई करती हैं। मैं आपको कल की घटना बताता हूं, कोलकाता की है, बंगाल की है। बीजेपी के एमएलए पार्थ सारथी चैटर्जी, उनपे कल सीबीआई की रेड पड़ी थी, आपको पता ही नहीं है। एक्चुअली में है क्या कि पिक एंड चूज वाली बात है, अपने लोगों पे आता है तो उसको तो हाईलाइट करेंगे। जैसे बीजेपी के किसी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होगी उसको बोलेंगे उन पे करती नहीं है। इनके जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, देखिए इनके नेता तो पहले से इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। मनी लॉन्ड्रिंग में जब परिवर्तन चलाते थे तब भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और जब कबीर चलाते थे तब भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये तो पुराने मनी लॉन्डर हैं। इनके जो नेता हैं सारे के सारे। ठीक है, आसिफ साहब पार्थ चैटर्जी को तो सभी जानते हैं, मशहूर नेता है, बीजेपी के नेता है। ममता जी से मिले थे 4 दिन पहले, तो हो जाएगा सब कुछ। जब लगेगा बदलाव की ओर, किस तरीके से मध्य प्रदेश के भाजपा लोग छोड़ के जा रहे हैं, जब भाजपा कोई छोड़ के जाएगा कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर होगी। ये बदलता भारत है, ये ऐसा बदलता भारत है। और कह देती है हम संस्कारी हैं, ऐसे संस्कार भाजपा परिवार के अंदर सिखाए जाते हैं, ऐसी सोच के अंदर सिखाए जाते हैं। ऐसा ही नक्शे कदम पे चल के एक को यूपी गवर्नमेंट ने बहाल किया, एक को बिहार की गवर्नमेंट ने बहाल किया। फिर कह दीजिए ना, आप जो पर्दे अरविंद केजरीवाल के लिए फेमस हुए थे अभी कुछ दिन पहले, वो भी नहीं थे। आप तो मानते ही नहीं है। किसको नहीं मानते? कुछ नहीं मानते आप मानने को तैयार नहीं है। सत्येंद्र जैन पर अगर कोई कार्रवाई होती तो वो तर्क के तहत होती, आप कहते हैं वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। फिर उसके बाद से आज अमानतुल्लाह के घर पे कुछ होता तो भी आप कह देते पॉलिटिकल वेंडेटा है। संजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। अपोजिशन के किसी भी लीडर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आप कहते पॉलिटिकल वेंडेटा है। तर्क आप मानते ही नहीं है। तो मेरा ये तर्क आप मानती है गलत है कि बलात्कारी संस्कारी है, वो जेल से बाहर आने चाहिए, मानती है आप इस बात को? बेतुकी बात है, आप समर्थन करते हैं? बेतुकी बात है। भाजपा सरकार ने गवर्नमेंट ने इनको बाहर निकाला, किसने निकाला? उस एमएलए का बयान संस्कारी है, किस लिए? वो कानूनी प्रक्रिया, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। साल के बाद एक कानूनी प्रक्रिया के बिल्कुल गलत, बलात्कारी जेल के बिल्कुल गलत। कानूनी प्रक्रिया है। आसिफ साहब, एक चीज अगर गलत है उसको सही साबित ना कीजिए ना, स्वीकारिए जो गलत है वो गलत है। लेकिन आपका पक्ष भी सही हो सकता है, आपका भी पक्ष सही हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि साथ वाला। देखिए अभी तो सिर्फ संजय सिंह गए हैं, कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद ये हथकड़ी केजरीवाल तक जाएगी।
हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जिस किसी ने भी लूटा है, जिस किसी ने दाएं बाएं किया है, वो सब पकड़े जाएंगे और जनता को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये जितने भी इस टाइप के लोग हैं, ये किसी भी आड़ में छिपना चाहें, नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये नहीं छिप सकते हैं। बहुत शीघ्र अब केजरीवाल पर भी ये शिकंजा कसने वाला है। क्यों नहीं सजा दे देती है कोर्ट उसको?